Students, today we are starting second chapter of second unit, that is banking. What is banking? Banking is what? It is a service industry that provides services to those who wants to lend and borrow or invest or deposit those who wants to take loans. So these all tasks can be done with the help of commercial bank, and that is known as banking. Now what is commercial bank? Commercial bank is what? It is a financial body which perform various type of functions like accepting deposit or advancing loan. It is act as a mediator between those who have surplus amount, means extra amount for the saving, and those who are in need of money. तो जो भी जिनके पास अमाउंट ज़्यादा है वो क्या करते हैं, बैंक के अंदर सेविंग करते हैं, और बैंक क्या करती है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जिनको इनकी नीड है. तो दो टाइप के डिपॉजिट जो है बैंक के अंदर पीपल करते हैं, सिटीजन्स करते हैं. द फर्स्ट इज, दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं. प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट मीन्स व्हाट? व्हेन पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट. ओके, जब लोग जो है अपने सेविंग्स या फिर कुछ अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, वो डिपॉजिट कौन सा होता है? प्राइमरी डिपॉजिट. नाउ secondary deposit. Secondary deposit means what? When bank gives money to the people in the form of loan, then that is known as secondary deposit. जब बैंक लोन देती है लोग, तो वो कौन सा डिपॉजिट होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक किस टाइप के डिपॉजिट रखता है? द फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट. करंट अकाउंट डिपॉजिट मीन्स ये करंट अकाउंट होता है. करंट अकाउंट जो नॉर्मली बिजनेस पीपल के लिए होता है, जो भी बिजनेस रन करते हैं उनके लिए होता है. इस अकाउंट की विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट नहीं होती, इसलिए इसको करंट अकाउंट कहते हैं. एनी टाइम मीन्स एनी अमाउंट दे कैन डिपॉजिट इन द बैंक एंड विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, बट उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उस पर्टिकुलर अमाउंट पे. दैट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट. नाउ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं, उन अकाउंट्स में क्या होता है, नॉर्मली जब किसी के पास में कोई मनी है सेविंग के लिए, वो करता है बैंक में एज ए सेविंग डिपॉजिट करता है, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही लो होता है. ठीक है, इसके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. नेक्स्ट इज फिक्स टाइम और टाइम डिपॉजिट. फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट मीन किसी पर्टिकुलर टर्म या टाइम के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए जब हम कोई डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट. इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है. नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स जब हम डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक के अंदर इंस्टॉलमेंट के फॉर्म्स में, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट. ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, जो भी टर्म हम डिसाइड करते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब भी टर्म कंप्लीट होता है तो हम उस पर्टिकुलर अमाउंट का विड्रॉल करा सकते हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक तो कई सारे हैं, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, कैनरा बैंक हो गया. लेकिन इन सब के लिए कौन रेगुलेशंस बनाता है, कौन इनको गवर्न करता है, कौन इनके लिए पॉलिसीज बनाता है, कौन इनको कंट्रोल करता है? तो वो करता है सेंट्रल बैंक. Central bank is governing body that makes regulations, rules and regulations for the commercial bank. Or we can say central bank is a monetary authority of a country that control, regulates and supervise all the monetary institution like commercial banks. तो फर्स्ट जो RBI बैंक है हमारे कंट्री का, वो क्या है? वो सेंट्रल बैंक है. और RBI जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1935 में. अब उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. RBI के फंक्शंस क्या हैं? ऑब्वियसली बात है, RBI ही मेन है, तो RBI के क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस भी हैं, ठीक है, जो वो वर्क करता है. वो फंक्शंस क्या हैं? तो फर्स्ट इज इशूइंग नोट. द फर्स्ट फंक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इशूइंग करेंसी ऑफ द कंट्री. यही एक
इंस्टीट्यूट है या फिर अथॉरिटी है जो करती है करेंसी इशू करती है कंट्री के लिए। नॉर्मली जो 1 रुपी से ज़्यादा के जो नोट्स हैं करेंसी वो उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, उनको इशू भी कौन करता है, आरबीआई। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। तो जो भी करेंसी नोट्स वो होते हैं वो प्रिंट भी और इशू भी आरबीआई के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए फंड अवेलेबल करवाना, वो सब किसके थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू। मीन्स ऑल द रिसीव्स एंड ऑल द पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन करता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये सभी बैंक का बैंकर्स है। मीन्स इट इज़ अ बैंक ऑफ ऑल बैंकर्स, ओके, एंड इट इज़ अ सुपरवाइजर। अब ये क्या करता है कि बैंक्स को सुपरवाइज कैसे करता है, बैंक के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाता है, कई सारे रेट डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पर बैंक अपने लोन्स क्रेडिट करते हैं, लोन देते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह से बोरिंग करते हैं या फिर मनी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है सीआरआर, सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैंक अपने टाइम पर जो भी पीपल डिपॉजिट करते हैं उसका कितना परसेंट अपने पास डिपॉजिट रख सकता है और कितना अमाउंट बाकी उसको लोन अमाउंट जो है वो लोन दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी सीआरआर 10% है तो हम अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसका 10% जो है हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा और बाकी का जो है 90% उसको बैंक क्या कर सकता है, लोन के फॉर्म में दूसरे लोगों को दे सकता है। सो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई ही डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। नाउ नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मीन्स जब भी कमर्शियल बैंक को कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। जब भी कमर्शियल बैंक को कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है वो कौन देता है, आरबीआई ही उसको देता है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। द नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मीन्स व्हाट, जितने भी चेक्स होते हैं उनका एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस आरबीआई ही करता है। आरबीआई जो है उसका एक हेडक्वार्टर के अंदर एक क्लियरिंग हाउस होता है, सारे चेक्स ऑल ओवर कंट्री के वहीं पे क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। सो एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस आरबीआई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आता है, मतलब सॉरी फॉरेन से आता है, अदर कंट्रीज से आता है, उनका कस्टोडियन कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। फॉर एग्जांपल कोई जो फॉरेनर्स हमारे आते हैं वो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सारा जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में और यहाँ से इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो सब कहाँ होल्ड किसके थ्रू होल्ड की जाती है, किसके द्वारा होल्ड की जाती है, वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, कंट्रोल जो है क्रेडिट का जो कंट्रोल है, मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है, वो किसके थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू ही होता है। आरबीआई क्या करता है कि कई तरह के रेट्स, इंटरेस्ट रेट या फिर कई तरह की पॉलिसीज़ जो है कमर्शियल बैंक के लिए बनाता है, जिनके थ्रू कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन पब्लिक को देते हैं और मनी सप्लाई करते हैं कहाँ, मार्केट में। कि मनी सप्लाई के लिए जो बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक ही होते हैं। आरबीआई क्या करता है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है। तो दो टाइप की जो होती है क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ जो होती हैं या फिर जो रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से वेपन होते हैं वो दो, जिनके थ्रू क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रेट डिसाइड होते हैं जो करते हैं कि कमर्शियल बैंक की क्रेडिट पॉलिसीज़ को या फिर मनी सप्लाई की पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स में ही उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पहले पढ़ते हैं क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल्स, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है होता है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में किसी फंड की अगर नीड होती है तो वो डायरेक्ट किसके पास जाता है, आरबीआई के पास में। तो आरबीआई क्या करता है, उनको कमर्शियल बैंक को क्या करता है, हम कुछ लोन देता है, लोन कमर्शियल बैंक को देता है, जिसको वो तो जो लोन दिया जाता है वो लोन एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट।
क्योंकि बैंक को क्या होता है, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी लोन की ज़रूरत होती है, जिसमें के जिस जो वो किसी कंपनी को देना होता है या फिर कोई इमरजेंसी के लिए जब जरूरत होती है, तो वो आरबीआई से लोन लेता है। वो आरबीआई जब लोन देता है तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट। अब सिंपल सी बात है, अगर बैंक कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर बैंक रेट पे क्या किया है, लोन लिया है, तो अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक को रेट ज़्यादा इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, आरबीआई को। तो उस केस में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको पे कर रहा है, आरबीआई को पे कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास में क्या होगा, जो अमाउंट है या फिर जो कैश होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो वो कम कैश क्या करेगा, लोगों को क्या करेगा, लोन भी कम देगा। अगर लोन कम तो देगा, लेकिन क्या वो लोन जो कम दे रहा है वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन की डिमांड कम होगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, वो लोग खरीदेंगे नहीं कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। सो इट मीन्स व्हाट, राइज इन बैंक रेट, इट मीन्स व्हाट, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल फॉल। जो कमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग फैसिलिटी है, लैंडिंग कैपेसिटी, वो क्या कम हो जाएगी। बैंक विल एडवांस लेस लोन विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करेंगे, लोन तो देंगे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे, हाई, जिससे लोग क्या होंगे, लोन नहीं लेंगे। मनी सप्लाई विल फॉल, डिमांड फॉर क्रेडिट विल फॉल, डिमांड कम होगी कि लोन्स के लिए, और इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल, जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल। महंगाई कंट्रोल क्यों होगी, सिंपल सी बात है, लोगों का अगर पैसा ज़्यादा है तो पैसा अगर ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वो कभी पूरी नहीं होती। तो लोग अगर ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, रेट जो है प्रोडक्ट के बढ़ते जाते हैं, इससे क्या होती है, महंगाई बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट चीज़, अगर मान लो बैंक रेट कम होता है, बैंक रेट कम होता है या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक रेट का वो कम होता है, तो कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को इंटरेस्ट भी कम देना होगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। अब पैसा ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, लोन्स के फॉर्म में ज़्यादा देंगे विथ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोगों के पास में क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ाएंगे, और जिससे क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ओके, सो दैट इज़ द बैंक रेट। फॉल इन बैंक रेट, the lending capacity of commercial bank will rise, bank will advance more loans with less interest rate, money supply will rise, and demand for credit will rise, and inflation will be controlled. Now next is what, repo rate. Repo rate is same as a bank rate, पर लेकिन क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जब कमर्शियल बैंक, इसमें भी कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है, आरबीआई से, या फिर आरबीआई किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक को। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर मान लो कमर्शियल बैंक कोई लोन लेता है आरबीआई से, तो वो उस लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट, अगर मान लो सेम कंसेप्ट वही, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, मींस कमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम होगा लोगों को लोन देने के लिए। तो लोगों को लोन देने के लिए अगर पैसा कम होगा तो लोन तो बांटेगा, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बांटेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर बांटेगा तो लोग उसको कम लेंगे और कम डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट इसका भी यही है कि राइज इन रेपो रेट मीन्स व्हाट, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल फॉल, bank will advance less loan with high rate of interest, money supply will fall, and demand for credit will fall, inflation will be controlled. अब वही, अगर मान लो रेपो रेट अगर कम होती है, अभी तुमने देखा कई बार हम सुनते हैं बीच बीच में फाइनेंशियल ईयर के बीच में कि रेपो रेट कम हो गई, रेपो रेट इतना हो गया, रेपो रेट इतना। तो रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसलिए बीच में कभी भी चेंज हो जाती है। तो अगर मान लो रेपो रेट अगर मान लो चेंज हुई तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट पे करेंगे किसको, आरबीआई को, और कम इंटरेस्ट अगर पे करेंगे तो इससे क्या होगा, उनके पास अमाउंट ज़्यादा होगा लोगों को लोन देने के लिए विथ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इससे डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिफ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। जब भाव गिरते हैं प्रोडक्ट के तो वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। जब लोगों की जब प्रोडक्ट की क्या होगी, वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन्स व्हाट, सम टाइम when RBI takes money from the commercial bank, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही, उस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, आरबीआई को पैसा
देते हैं तो वो जो होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मीन्स आरबीआई अगर पैसा ले रहा है कमर्शियल बैंक के तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लेगा। ऑब्वियसली तो कमर्शियल बैंक फ्री में थोड़ा ना देंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे कि रेट ऑफ, वो भी आरबीआई ही डिसाइड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उसका। तो कमर्शियल बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, आरबीआई को पैसे देंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, सिंपल सी बात है कंसेप्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर हाई हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने के कारण कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको देंगे, आरबीआई को। अब वो भी सी बात, ज़्यादातर पैसा अगर आरबीआई को दिया जा रहा है तो कमर्शियल बैंक के पास में पैसा क्या होगा, कम होगा, जिससे लोन जो हैं पब्लिक के लिए वो कम अवेलेबल रहेंगे और विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर लोन ज़्यादा कम अवेलेबल है तो लोगों की मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, कम होगी, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज, अगर मान लो बाई चांस रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम है, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई ने जो डिसाइड किया लोन लेने का वो कम है, तो ऑब्वियस बात है कमर्शियल बैंक क्या है, कम इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी ना आरबीआई को पैसा देगा। तो जो कमर्शियल बैंक है लेस रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई को पैसा कम डिपॉजिट करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास में अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा उसके पास में अमाउंट ज़्यादा होने से वो ज़्यादा लोन कम इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक के लिए अवेलेबल क्रेडिट करेंगे या फिर अवेलेबल करवाते हैं, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आरबीआई जो है वो मार्केट में से अगर मान लो करंट कैश का फ्लो ज़्यादा है तो कैश फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना मीन्स व्हाट, जैसे बॉन्ड्स बेच दिए या फिर कई और सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, बेचती है। इससे क्या होता है, वो लिक्विडिटी जो कैश है उसको सोख लेती है या फिर उसको बैंक्स में डिपॉजिट करवा देती है, जिससे क्या होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो कैसे होता है, मान लो बाई चांस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आरबीआई जो है जो सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं उनको अगर सेल कर रही है तो सेल करेगी मीन्स कोई पर्सन उनको खरीदेगा, तो खरीदेगा फॉर एग्जांपल अगर 1 kg गोल्ड बॉन्ड अगर मान लो आरबीआई सेल कर रहा है तो कोई पर्सन अगर 1 kg गोल्ड बॉन्ड अगर खरीदेगा तो उसके बिहाफ में वो क्या देगा, कैश देगा बैंक को कैश दिया मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल 45 लाख बनता है उसका, तो 45 लाख जो कैश है जो मार्केट में चल सकता था उसको बैंक ने क्या कर दिया, अपने पास में डिपॉजिट करवा लिया, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे। उसमें 1 kg गोल्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1 kg क्या है, 1 kg का एक लिखा हुआ एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा। तो बस उस पर्टिकुलर पेपर के बेसिस पे 45 लाख क्या कर दिया, मार्केट से उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मार्केट के अंदर कैश का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। कैश का फ्लो कम हुआ मीन्स डिमांड कम हुई और इससे इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब मान लो ये तो सेलिंग के लिए हो गया। अब कई बार क्या होता है डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स मार्केट में अगर कैश की कमी है तो मार्केट में कैश की कमी को अगर मान लो ख़त्म करना है तो आरबीआई क्या करती है, जो बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटीज़ को खरीदती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 1 kg गोल्ड का बॉन्ड बेचा है, तो अगर मान लो आरबीआई को वापस से कैश फ्लो बढ़ाना है मार्केट के अंदर तो क्या करेगा आरबीआई करेगा उस 1 kg गोल्ड बॉन्ड को वापस से बेचेगा और बेचने के बाद क्या होगा, खरीदेगा। खरीदने के बाद क्या होगा, तो उसको कैश में पैसा देगा 45 लाख, तो 45 लाख मार्केट में वापस से सप्लाई होगा, जिससे क्या होगा डिमांड फिर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। सो दैट इज़ द ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लीगल रिजर्व रेशियो और केस रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तीनों लगभग एक ही टर्म है। तो लीगल रिजर्व रेशियो और केस रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, बैंक जो है आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक अगर हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो कमर्शियल बैंक को एक अथॉरिटी होती है कि वो उस पर्टिकुलर डिपॉजिट अमाउंट का कुछ % अपने पास में रिजर्व रख सकता है। वो रिजर्व रखने का जो रेशियो है वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई पर्टिकुलर एक रिजर्व रेशियो डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पर कमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट अपने पास में रिजर्व फॉर्म में रखते हैं। तो वो क्या होता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि SBI जो RBI है, RBI ने फॉर एग्जांपल 10% जो है 10% CRR डिसाइड कर रखी है, CRR डिसाइड कर रखी है। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर 1000 रुपीज़ क्या करता है बैंक में डिपॉजिट करता है, तो उसका 10% क्या कर सकता है, जो 10% बैंक फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ क्या कर सकता है उस अकाउंट में रख कर बाकी का 90% क्या करता है दूसरे पीपल को, नो जो 900 रुपीज़ है 90% फॉर एग्जांपल जो 900 रुपीज़ है वो किसी और को लोन के फॉर्म में दे सकता है। तो ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब फॉर एग्जांपल इसी को अगर मान लो अपन देखें, अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने पे क्या होगा, जो भी बैंक के अंदर जो रिजर्व कैश है वो भी बढ़ेगा, तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियस ही बात है। अगर मान लो अभी 10%, अभी 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट कर रहे हैं हम अकाउंट के अंदर, तो बाद में कितना होगा, अगर मान लो ये बड़ा फॉर एग्जांपल 10% अभी 20% हो जाएगा, 20% में 200 डिपॉजिट होगा तो मार्केट में कितना जाएगा, 800 रुपये जाएगा। तो मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इससे इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। मार्केट में पैसा कम गया मतलब कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज, अगर मान लो बाई चांस इसमें जो कैश रिजर्व रेशियो है या फिर लीगल रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है, सॉरी कम होता है, तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल 20% अभी था, अभी फिर कितना हुआ 10%, तो 20% पे कितना जा रहा था, 1000 का 20% डिपॉजिट कर रहे थे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़, और बाकी का 800 रुपीज़ कहाँ जा रहा था, मार्केट में जा रहा था। अब कितना हुआ, वो 10% हो गया। 10% होने पर क्या हुआ कि अब डिपॉजिट कितना हुआ, 1000 का 10% मीन 100 रुपीज़, और बाकी 900 रुपीज़ कहाँ जा रहा है, मार्केट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो कैश रिजर्व है बैंक के पास वो कम हुआ, लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये होता है CRR। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। सिलेक्टिव मीन्स कुछ सिलेक्टिव एरिया में ही क्या होता है इसको अप्लीकेबल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स ये जैसे होम लोन में होता है या फिर किसी टाइप के लोन में होता है, नॉर्मली होम लोन या फिर किसी इस टाइप के जो प्रोडक्ट परचेसिंग लोन्स होते हैं इन्हीं में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 100% मुझे होम लोन की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपीज़ मुझे नीड लोन चाहिए, तो बैंक क्या करती है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 20% का है तो 80% ही लोन देगी और 20% क्या होगा हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, बढ़ता मीन्स अगर मान लो अभी 20% है, बढ़ के कितना हो गया 30% हो गया, तो लोग क्या करेंगे, लोग कम लोन लेंगे। या फिर 20% से अगर 40% हो गया तो 40% का मार्जिन मीन्स अगर हमें 100 का लोन चाहिए तो हमको कितना मिलेगा, 60 का मिलेगा, तो 40% का मार्जिन तो बढ़ गया ना। तो लोगों के पास में 40% का पैसा होता तो वो किसी और यूज़ में ले सकते थे। तो कई बार क्या होता है जब मार्जिन बढ़ता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ती है तो उस केसेस में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कम लोन की जो है वो डिमांड करते हैं। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हुआ, अभी 20% और 10% हो गया, तो लोन क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंक से लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स व्हाट, कई बार कई बिजनेस लोन के लिए, बिजनेस कंपनीज के लिए राशनिंग की जाती है लोन्स की, मीन्स उनको कम कंडीशंस के ऊपर या फिर लेस रेस्ट्रिक्शन के साथ में क्या होता है लोन दिए जाते हैं। दैट इज नोन एज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं या फिर पैसा कैसे बनाते हैं, ये वही चीज़ है कि बैंक क्या करता है, 1 रुपया अगर हम डिपॉजिट करते हैं उस 1 रुपये को 10 रुपीज़ तक बना सकता है उसको। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारे यहाँ पे CRR के थ्रू। किसके थ्रू, CRR, क्रेडिट रिजर्व मीन्स। क्रेडिट रिजर्व रेशियो किस लिए यूज़ किया जाता है कि बैंक अपने पास में कितना अमाउंट रिजर्व कर सकती है और उस बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट में सप्लाई कर सकती है। तो वो CRR के थ्रू डिसाइड होता है। लेकिन इसमें हमें कुछ अजम्पशन याद रखने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या है, वो अजम्पशंस ये है कि बैंकिंग सिस्टम को सेंट्रल में रखा गया है। ठीक है, जितने भी रिसिट और पेमेंट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, बैंक्स के थ्रू होंगे। लोन में जो पेमेंट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, चेक के थ्रू होंगे। और जो भी पेमेंट रिसीव कर रहा है वो वापस बैंक में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। मतलब कुछ भी कैश में नहीं होगा, ये अजम्पशन है, ये मान के चल रहे हैं, उसी बेसिस पे हम इसको समझेंगे। तो जितना भी कुछ ट्रांजेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर RBI ने
CRR डिसाइड किया हुआ है, CRR डिसाइड किया हुआ कितना, 10%। कितना डिसाइड किया हुआ है, 10%। अब बैंक जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा उसका जो है कितने टाइम उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट में सप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए हम निकालते हैं मल्टीप्लायर। एम इक्वल टू होता है वो 1/CRR, ठीक है, 1/CRR। तो इसको अगर मान लो सॉल्व करें अपन तो 1 कितना हो जाएगा, 10%। को हटाएंगे तो परसेंट आगे तो कहाँ जाएगा, ये 100 रुपीज़ ऊपर चल जाएगा ये, ठीक है। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 10। मीन्स बैंक उस अमाउंट को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर CRR RBI ने कितना डिसाइड किया, 10%। मीन्स अगर मान लो मैं अगर 100 रुपीज़ अगर मान लो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा हूँ तो वो कितना बन सकता है, 1000। बैंक उसको 1000 बना सकता है। वो कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ और समझते हैं इसको। अगर मान लो CRR क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। CRR अब कितना हो गया, 20%। कितना हो गया, 20%। ओके, 20% अगर CRR हो गया तो हमारा अब मल्टीप्लाई कितना होगा, बैंक उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है, तो 1 कितना होगा, 20%। अब अगर मान लो परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीन्स 1/20 इंटू 100। तो कितना टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है उसको, 5। मीन्स अगर मान लो बाई चांस मैं अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ तो वो कितना बैंक कितना बना सकता है उसका, ओनली 500 बना सकता है। इससे ज़्यादा उसका उस 100 रुपीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो CRR डिसाइड करती कि बैंक के पास में कैश रिजर्व कितना रहेगा और कितना उससे वो पैसा बना सकता। अब कैसे बनाते हैं, मान लो बाई चांस किसी पर ने डिपॉजिट किया है कितना, किसी पर्सन ने अगर मान लो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ हम मान लेते हैं, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पर बैंक क्या करेगा, 10% हम मान के चल रहे हैं कि 10% क्या है हमारा, CRR है। 10% क्या है हमारा, CRR, ठीक है। 10% CRR में क्या होगा हमारा, 1000 का 10 कितना होगा, 100। किसने रख लिया, बैंक ने। ये डिपॉजिट किया हमने, ये बैंक। अब बाकी बचा कितना, 900। 900 जो बचता है वो 900 जो है वो किसी और पर्सन को किस फॉर्म में दे देगा, बैंक, लोन के फॉर्म में। अब लोन के फॉर्म में तो आया, लेकिन लोन के फॉर्म में क्या होगा, वो सेकंड पर्सन के पास जाएगा, सेकंड पर्सन के पास में। अब सेकंड पर्सन के बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हुआ। अब बैंक की पॉलिसी CRR के अकॉर्डिंग उसका 10% वापस बैंक क्या करेगा, उसके अकाउंट में छोड़ के बाकी का जो अमाउंट बचता है, फॉर एग्जांपल 810 रुपीज़, ये क्या कर देगा, वापस से किसी थर्ड पर्सन को क्या कर सकता है, वो लोन दे सकता है। अब 810 उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब जैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा बैंक के CRR के अकॉर्डिंग 81 रुपीज़ जो है उसके बैंक अकाउंट में क्या होंगे, उसको छोड़ के बाकी का जो अमाउंट है जो भी बचता है वो क्या करेगा, लोन के फॉर्म में। और ये तब तक चलता है जब तक कि मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, अगर मान लो 10% है तो 10 टाइम क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टाइम तक क्या होगा, वो फाइनली जो सम आएगा वो 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, बैंक का करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो ये अजम्पशन को याद रखें। और ये वही जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसमें 10% निकाल के आगे कितना वो मल्टीप्लाई करता है। इस टेबल को भी देख सकते हैं। तो ये होता है कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट देयर क्रेडिट्स, या फिर किस तरह से पैसा बनाते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे मल्टीप्लायर निकालते हैं, वो ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट कैन बी बैंक लैंड, मतलब बैंक कितनी बार जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको लैंड कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, LRR पे या फिर CRR इसको बोल सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ 10%, तो 1 कितना होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/10%। तो 10% अगर मान लो तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10, 1/10, सॉरी ये 10 है, इंटू 100। तो फाइनली कितना आएगा, ये 10 ही आएगा। मतलब कि 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ दी अगर मान लो इनिशियली हमने क्या किया, अगर 1000 रुपीज़ अगर इनिशियली मैंने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो वो उस बैंक उसका कितना बना सकता है, 10,000 रुपीज़ तक उसको उसका जो है लोन के फॉर्म में लैंड कर सकता है। तो ये था चैप्टर बैंकिंग, जिसमें मैंने ऑल जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं।
If you have any type of doubt regarding this chapter, you ask personally on my WhatsApp number. Okay, I will share exercise of this chapter in the group. Solve this exercise and I will share answers also. Check the answers. Okay, all the best.